अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया है, दैट इज़ ए सेलुलर लाइफ। और ए सेलुलर लाइफ में आज ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। इसमें हमने पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस के हवाले से डिस्कस करना है। सो अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखेंगे उसमें हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस है। लेक्चर नंबर 2 अगर आप लोग नोट करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस डिस्कस किए हैं। लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों ने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, और लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस डिस्कस किया है। अभी हमने पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस के हवाले से डिस्कशन करनी है। आसान सा टॉपिक है, 3-4 टॉपिक्स छोटे छोटे मैंने आप लोगों के साथ सारे के सारे इकट्ठे डिस्कस करने हैं। सो गौर से सुनना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है लेकिन ख़ुद से समझ नहीं आएगी। जिस अंदाज से मैं समझा रहा हूँ उस अंदाज़ को आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर ले। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया है आप लोगों के सामने कि ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स। तमाम के तमाम वायरसेस आप लोग बोलेंगे कि ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा चेंज कर दूं, जो कि यहाँ पर बुक के अंदर नहीं किया लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, मैं बोलूँगा कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब होता है वो पैरासाइट्स जिसको हमेशा अपनी रेप्लिकेशन के लिए होस्ट चाहिए होता है। सो वायरसेस, यू नीड टू रिमेंबर, दे ऑलवेज रिक्वायर अ स्पेसिफिक होस्ट। वायरस ने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, अगर होस्ट मिल गया तभी ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। और होस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म सामने आ गया तो वायरस चला जाएगा और वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर देगा, बल्कि एक स्पेसिफिक होस्ट होना चाहिए। आप लोग अभी डिस्कस कर लेंगे कि स्पेसिफिक वायरसेस जो है वो स्पेसिफिक होस्ट के अंदर प्रॉब्लम काज कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 3 वायरसेस, एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, दूसरा डिस्कस किया है बैक्टीरियोफेज वायरस। नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब बैक्टीरियोफेज हमारे बॉडी के अंदर अगर इनकेस एंटर हो जाए तो ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही इन्फेक्शन काज कर सकता है। दूसरा जो वायरस है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। काफ़ी डिटेल में आप लोग टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में हर दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं। सो टोबैको मोज़ेक वायरस सिर्फ़ और सिर्फ अब आप बोल सकते हैं कि ये टोबैको प्लांट में डिज़ीज़ काज कर सकता है। टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ जिसको आप बोलते हैं उसको काज कर सकता है। जो तीसरा है वो है रेबीज़। रेबीज़ आप लोग बोलेंगे कि ये भी वायरस की वजह से होता है, डिज़ीज़ है, और इसको ये कहा होता है ये मैमल्स में सिर्फ़ और सिर्फ अकर होता है। आप समझे कि रेबीज़ बर्ड्स में नहीं हो सकता, मैमल्स में हो सकता है। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि बैट्स में तो होता है, तो बैट्स आप लोग याद रखेंगे कि वो भी मैमल्स होते हैं। सो ये सिंपल सा एक टॉपिक है। यहाँ पर इस पूरे टॉपिक का सिर्फ़ और सिर्फ पर्पज़ आप लोगों को ये समझाना था, ये दिखाना था कि हर एक वायरस जो है वो पैरासाइट होता है और इसको हमेशा एक स्पेसिफिक होस्ट चाहिए होता है। स्पेसिफिक होस्ट का मतलब कि ये वाला वायरस सिर्फ़ और सिर्फ इधर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है, ये वाला वायरस सिर्फ़ और सिर्फ इधर कर सकता है, और ये वाला वायरस सिर्फ़ और सिर्फ इधर कर सकता है। इस वाले वायरस को उठा के इधर कर दो तो ये अपना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट करेगा। यहाँ से आप लोग पेपर के लिए जो स्टार लगा लेंगे वो एक लगा लेंगे। रेबीज़, इतना पता होना चाहिए कि रेबीज़ वायरल डिज़ीज़ है और दूसरा ये मैमल्स में हो रहा होता है। याद रखना है आप लोगों ने, ये डिस्कशन तो अभी हमने की है कि वायरस एक स्पेसिफिक होस्ट इनको रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हम अपनी डिस्कशन अगर थोड़ी सी नैरो डाउन कर दें तो स्पेसिफिक होस्ट से हम इवन स्पेसिफिक सेल्स और स्पेसिफिक टिश्यूज़ पे आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी टॉपिक का जो पार्ट 2 है वो ये है कि वायरस सिर्फ़ और सिर्फ होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते बल्कि इवन टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। वहाँ तो आपने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया तो कौन सा बैक्टीरिया, प्लांट तो कौन सा प्लांट, टोबैको प्लांट, मैमल्स में कौन सा मैमल। यहाँ पर हम डिस्कशन नैरो डाउन कर लेते हैं और बोलते हैं कि वायरस होस्ट सेल में जब जाता है, रेबी सपोज करते हैं कि मैमल्स में जाता है तो कहाँ इन्फेक्शन काज करेगा। सो उसको अपना क्या चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक टिश्यू चाहिए होता है, वही जाके रेप्लिकेशन कर सकता है
हर जगह रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं HIV वायरस को, अगर हम देख लेते हैं, सपोज़ करते हैं, आप सबको पता है कि ह्यूमन में ये हो रहा होता है। ह्यूमन में HIV वायरस क्या करता है, आप लोग बोलेंगे कि हेल्पर टी सेल्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। हेल्पर टी सेल्स आप सबको पता है कि ये वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स होते हैं। इसको MCQs के लिए आप लोग हाईलाइट कर दे, ये ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैंने लिखा है कि पोलियो वायरस अब ह्यूमन में आता है, लेकिन ह्यूमन में क्वेश्चन ये है कि कौन से पार्ट को टारगेट करता है। सो मैंने लिखा है कि ये टारगेट करता है स्पाइनल नर्व्स को। आप समझे कि ये न्यूरॉन्स को टारगेट कर रहा होता है, तभी तो इसकी वजह से पैरालिसिस काज होता है ना। और इसी के साथ साथ हेपेटाइटिस वायरस है। हेपेटाइटिस वायरस अब ब्रेन सेल्स को नहीं डैमेज कर सकता। इनको सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल्स चाहिए होते हैं, लिवर के सेल्स चाहिए होते हैं। और अगर ह्यूमन कोल्ड वायरस की बात कर दे, जो कि फ्लू काज करता है, नज़ला ज़ुकाम काज करता है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम काज कर सकता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम के उस पार्ट को बोलते हैं जो कि चेस्ट के बाहर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नोज़ और फेरिंग्स। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ये इन्फेक्शन नहीं काज करता। हालांकि अब देख लीजिए रिस्पायरेटरी सिस्टम ही है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो ऊपर वाले टॉपिक का जो पर्पस है वो ये है कि वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, और नीचे वाले टॉपिक का जो पर्पस है वो ये है कि वायरस सिर्फ और सिर्फ होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। इन वायरसेस ने अगर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है तो उनको ये एक्चुअल प्लेसेस चाहिए। इधर उधर किसी और सेल के अंदर अगर जाएंगे तो ये अपना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकते। अब ये तो हमें समझ आ गई है कि वायरस जो है वो होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग बोल रहे हैं कि वायरसेस टिश्यू स्पेसिफिक भी होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस वायरस को कैसे पता चलता है कि मुझे इस सेल को में इन्फेक्शन काज करना है और इधर नहीं करना। पोलियो वायरस को कैसे पता चलता है कि मुझे लिवर सेल्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, मुझे स्पाइनल सेल्स के अंदर चलना चाहिए। ह्यूमन कोल्ड वायरस को कैसे पता चलता है कि ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मुझे नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों की बुक में एक लाइन के अंदर इसका आंसर किया है। लिखा है कि जब हम वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उनके पास कुछ स्पाइक्स मौजूद होते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन की थी स्ट्रक्चर के हवाले से कि वायरस के पास ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स आप लोग देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये होस्ट सेल में हमेशा एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। सपोज करते हैं फॉर वाइल ये हमारे पास एक होस्ट सेल है, तो ये वाला जो वायरस है ये यहाँ पर कोई रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर को रिकग्नाइज करेगा, तभी ये आके यहाँ पर इन्फेक्शन काज करेगा। अगर इनकेस ये वाला रिसेप्टर नहीं हो तो आप लोग बोलेंगे कि इस होस्ट सेल में प्रॉब्लम नहीं काज होगा। हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को इतना आइडिया दे देता हूँ कि HIV वायरस जो हेल्पर टी सेल्स है ये कैसे रिकग्नाइज करते हैं। हेल्पर टी सेल्स के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं CD4 रिसेप्टर। तो अगर हेल्पर टी सेल को वायरस इसी मदद से रिकग्नाइज कर रहा होता है कि CD4 रिसेप्टर है। अगर CD4 रिसेप्टर नहीं होगा तो HIV वायरस इन्फेक्शन उसमें नहीं काज कर सकता। सो अगर आपसे कोई पूछता है वायरस को कैसे पता कि मुझे इन्फेक्शन काज करना है, तो आप लोग बोलेंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को रिकग्नाइज करते हैं, और तभी वो जाके अपना इन्फेक्शन क्या कर रहा होता है, काज कर रहा होता है। ये तो यहाँ तक सिंपल सी बातें हो गई है। फिर आप लोगों ने यहाँ भी डिस्कस किया कि वायरसेस नॉर्मली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं या टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। तो जितने भी वायरसेस होते हैं आप लोग बोलेंगे उनके होस्ट का या टिश्यू का एक स्पेसिफिक रेंज होता है, जिसको हम होस्ट रेंज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रेबीज़ के बारे में बोला कि ये मैमल्स में काज करता है प्रॉब्लम, लेकिन कौन कौन से मैमल्स में काज करता है, कौन कौन से में नहीं काज करता, तो इसको हम होस्ट रेंज बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होस्ट रेंज नैरो भी हो सकता है, मतलब कि थोड़े से होस्ट में भी प्रॉब्लम काज कर सकता है वायरस, और ब्रॉड रेंज में भी हो सकता है। जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। पोलियो वायरस अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये सारे के सारे प्राइमेट्स में काज हो सकता है।
पोलियो वायरस आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में नहीं, बल्कि आप लोग बोलेंगे कि ये मंकीज़ में भी कास हो सकता है। अब अगर आप लोग मंकीज़ के अलावा सपोज़ कर लेते हैं फॉर वाइल कैट बोलते हैं, तो कैट में नहीं कास होता, सिर्फ और सिर्फ मंकीज़ प्लस ह्यूमन ये प्राइमेट्स होते हैं। सो नैरो रेंज हो गया है। लेकिन अगर आप लोग रेबीज़ की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि रेबीज़ सारे मैमल्स में कास होता है। अब मैमल्स में आप लोग बोलेंगे कि ह्यूमन भी है, मंकीज़ भी है, कैट भी है, डॉग भी है, बैट्स भी है, जितने भी हेयर वाले एनिमल्स होते हैं उन सबको हम मैमल्स बोलते हैं। तो उन सब में आप लोग बोलेंगे कि क्या हो रहा होता है, रेबीज़ कास होता है। सो पोलियो का जो होस्ट रेंज है वो नैरो है, स्पेसिफिक ग्रुप में वो प्रॉब्लम कास कर रहा है। लेकिन रेबीज़ का जो होस्ट रेंज है वो ब्रॉड है, वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में क्या कर रहा होता है, प्रॉब्लम कास कर रहा होता है। टॉपिक ये वाला आसान है मेरे मुताबिक, मेरे ख्याल में जो पेपर में जो यहाँ से MCQs आएंगे, HIV हेल्पर टी सेल्स, पोलियो वायरस स्पाइनल जो नर्व्स है इसमें प्रॉब्लम कास करता है, रेबीज़ मैमल्स में प्रॉब्लम कास करता है और रेबीज़ वायरल डिजीज़ है। बाकी आप लोगों को इसमें से चीज़ें बहुत सारी याद हो जाएंगी क्योंकि हमने इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने हैं। सो ये सिंपल सा टॉपिक है, हमने इसको समराइज़ कर दिया है। ये फ़्लो चार्ट मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आसान होगा इसको समझना, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर ले। आगे बढ़ते हैं और इसी लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, वायरस मस्ट रिक्वायर होस्ट सेल टू completes its लाइफ साइकिल। इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं इस हेडिंग के अंदर कि वायरस को अगर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है तो इसको हमेशा क्या चाहिए होता है, होस्ट सेल चाहिए होता है। अगर वायरस को होस्ट नहीं मिलता तो ये अपना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकता। क्वेश्चन ये है क्यों होस्ट पे डिपेंडेंट होता है हमेशा के लिए वायरस, हर वक्त इनको सेल क्यों चाहिए होता है। तो हमने इस वाले टॉपिक के अंदर ये क्लियर करना है कि वायरस को होस्ट सेल अपनी रेप्लिकेशन के लिए क्यों चाहिए, बग़ैर होस्ट के ये रेप्लिकेशन क्यों नहीं कर सकता। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वायरस मस्ट हैव अ होस्ट सेल टू पैरासिटाइज to complete its life cycle because viruses are obligate intracellular parasites which mean they cannot replicate outside a host cell। इस सेंटेंस के अंदर कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताई है कि ऐसे पैरासाइट्स जो कि हमेशा होस्ट उनके लिए फ़र्ज़ होता है, होस्ट के बग़ैर वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप समझे कि इनको हमेशा कोई ना कोई होस्ट चाहिए ताकि ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट का मतलब होगा होस्ट का फ़र्ज़ होना, इंट्रासेलुलर का मतलब कि ये सेल के इनसाइड चले जाते हैं और वहाँ पर रेप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। वो पैरासाइट जो होस्ट के बग़ैर चल सकते हैं उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। विदाउट होस्ट भी आप लोग बोलेंगे कि वो अपनी सर्वाइवल कर सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, लेकिन वायरस नहीं कर सकता। वायरस होस्ट से आउटसाइड नहीं सर्वाइव करेगा, सिर्फ और सिर्फ सेल के इनसाइड आप लोग बोलेंगे कि ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अब ऐसा क्यों है, वाई इज़ दिस सो? तो लिखा है कि वायरस इन्फेक्ट्स ऑल सॉर्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन सेल। ये सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस के अंदर आपको बता रहे हैं कि होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है और होस्ट ह्यूमन भी हो सकता है। वायरस के लिए होस्ट फंजाई भी हो सकता है, वायरस के लिए होस्ट प्लांट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मीन के हर टाइप के इंडिविजुअल में वायरस जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकता है। एन आइसोलेटेड वायरस इज़ अनएबल टू रिप्रोड्यूस और डू एनीथिंग एक्सेप्ट इन्फेक्ट एन अप्रोप्रिएट होस्ट। ये वही बात दोबारा बता रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जिस तरह यहाँ पर बोला कि अगर वायरस आउटसाइड द सेल हो तो वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, ये भी बता रहे हैं कि आइसोलेटेड वायरस हो, आउटसाइड द सेल वायरस हो तो कोई और प्रॉब्लम नहीं कर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ किसी सेल के अंदर क्या कर सकता है, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। वायरस लैक मेटाबॉलिक एंजाइम, राइबोसोम एटसेट्रा फॉर मेकिंग प्रोटीन, therefore they need host cell to complete their life cycle। अब एक्चुअल आंसर जो है वो यहाँ दिया है। मेरी तरफ से ये 2 सेंटेंसेस आप लोग डिलीट कर दे, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन ये है
कि ये हमारे पास एक वायरस है और बार बार मैं अभी तक मेरे ख्याल में कि 10 दफ़ा होस्ट लफ्ज़ यूज़ कर चुका हूँ। हम बार बार बोल रहे हैं कि इनको होस्ट चाहिए, तो क्यों चाहिए? इस सेल के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों का आंसर दिया है। लिखा है कि असल में वायरस के साथ मसला ये है कि इनके पास अपने कोई एंजाइम्स नहीं है। तो चूंकि वायरस के पास असल में कोई एंजाइम्स नहीं है, तो एंजाइम्स ना होने की वजह से ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। अकेले इधर बाहर बैठ के ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। क्यों? एंजाइम्स ही नहीं है, अपनी कॉपी बना नहीं सकता। इसी के साथ साथ लिखा है कि वायरस के पास अपने राइबोसोम भी नहीं है। राइबोसोम तो ए सेलुलर होता है, तो उसके पास राइबोसोम कहाँ से आएंगे? तो जब आपके पास एंजाइम्स भी नहीं है और राइबोसोम्स भी नहीं है, तो आप रेप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? ये होस्ट सेल में इसी वजह से आता है, आप लोग बोलेंगे, ताकि इन राइबोसोम और एंजाइम्स को यूज़ कर सके और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। अगर इनके इस पेपर में आता है कि वाई अ वायरस ऑलवेज रिक्वायर होस्ट सेल टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, तो आप लोग बोलेंगे बिकॉज वायरसेस lack enzymes and ribosomes. They use the metabolic machinery of host cell to complete its life cycle, to complete their life cycle. अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जितनी भी मशीनरी होती है, मशीनरी का मतलब एंजाइम्स, को एंजाइम्स, राइबोसोम, जो भी चीज़ें हैं, उन सब को यूज़ करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट से, क्योंकि उसके बगैर ये चल ही नहीं सकते। ये तो उनके लिए मसला हो जाएगा। ये तो आसान सी बात है, इसका आंसर मिल गया। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया है, सर्वाइवल ऑफ अ वायरस इनसाइड होस्ट सेल। वायरस अगर होस्ट सेल के अंदर जा रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि वो वहाँ पर सर्वाइव कैसे कर रहा होता है। सपोज़ करते हैं फॉर वाइल कि यहाँ वायरस आ गया किसी पर्सन के बॉडी में, वो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है उससे वायरस अपने आप को कैसे बचाता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम तो आप लोगों ने डिस्कस किया है, वो भी तो प्रोटेक्शन हमें दे रहा होता है ना। तो ये वायरस इम्यून सिस्टम को कैसे ट्रिक करता है? तो सर्वाइवल ऑफ वायरस इनसाइड होस्ट बॉडी या होस्ट सेल। सो यहाँ पर आंसर किया है कि व्हेन अ वायरस इन्फेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म इट एंटर्स इनसाइड द होस्ट सेल। पहली तो बात ये है, सपोज करते हैं फॉर वाइल कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म में जब वायरस आता है तो लिखा है कि ये यहाँ पर किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर आ जाएगा। अब जब ये किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर आएगा तो इट हाइड फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट इम्यून सिस्टम इज़ अनेबल टू फाइंड द वायरस। चूँकि ये सेल के अंदर आ गया है, तो अब सेल के अंदर तो अलग से कोई प्रोटेक्शन नहीं है ना। अब इम्यून सिस्टम जो है वो सेल के बाहर है, वो क्या कर रहा है? वो बाहर वायरस को ढूंढता रहेगा, लेकिन अंदर तो नहीं जा सकता। सपोज करते हैं वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, वो यहाँ पर इस वायरस के पीछे सेल के अंदर तो नहीं जा सकते, क्योंकि वाइट ब्लड सेल तो खुद सेल है ना। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी जो वायरस के सर्वाइवल की है वो यही है कि जब ये सेल के इनसाइड जाता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाता है, क्योंकि अब ये तो अंदर मौजूद है और अंदर उनको वाइट ब्लड सेल्स क्या नहीं कर सकते? टारगेट नहीं कर सकते। एक पॉइंट तो ये हो गया। वायरस रैपिडली चेंज देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सो द वैक्सीन और एंटीबॉडीज ऑफ द होस्ट अगेंस्ट देम बिकम इनएफेक्टिव। अब ये प्रॉब्लम है। सपोज करते हैं फॉर वाइल कि आपने डिस्कस किया कि ये एक बॉडी है और ये उसके अंदर एक सेल है। वायरस आप बोल रहे हैं कि बाहर से आ गया, यहाँ पर ये सेल तक पहुँच रहा है। क्वेश्चन ये है कि रास्ते में जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? रास्ते में वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? सेल के अंदर तो अभी ये नहीं पहुँचा वायरस, ये तो अभी जा रहा है। तो आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है कि उसमें भी वायरस के पास एक ट्रिक है। वायरस मुसलसल क्या कर रहे होते हैं? अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं। जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसका मतलब अपनी जीनोम को मुसलसल चेंज करते हैं। जीनोम के अंदर म्यूटेशन आ रहे होते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि RNA viruses are difficult to control. And why are these viruses difficult to control? Because they constantly mutate their genome, because they constantly change their genetic constitution. उनके अंदर मुसलसल चेंजेस आते हैं।
तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो मुसलसल ट्रिक होते रहते हैं कि ये तो बार बार नया नया वायरस आ रहा है, और उसको स्टडी करते करते, उसको चेक करते करते टाइम गुजर जाता है। हमेशा वायरस क्या करता है, हमारे एंटीबॉडीज़ या वैक्सीन से कैसे अपने आप को बचाता है, अपने जीनोम के अंदर चेंज लाके, अपने डीएनए के अंदर चेंज लाके इसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। When a virus enter a cell, the capsid protect the viral genome from nucleases of the host cell. ये चारों सेंटेंसेस में 1 मिनट में समराइज़ कर लेता हूँ। आखिरी सेंटेंस आप लोग ज़रा गौर से सुन लेंगे इस पूरे समरी में। पहला पॉइंट ये है कि ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सपोज करते हैं फॉर वाइल कि बाहर से ये वाला वायरस आता है। अब इस वायरस ने यहाँ पर इस स्पेसिफिक सेल के अंदर पहुँचना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इस पूरे मूवमेंट के दौरान, इस पूरे के पूरे ट्रैवल करने के दौरान इस वायरस को हमारा इम्यून सिस्टम क्यों कुछ नहीं बोलता। आप लोग बोलेंगे कि वायरस मुसलसल अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है, उसके अंदर मुसलसल म्यूटेशन आता रहता है। तो इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उसको ट्रिक नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इवन आप वैक्सीन बना ले, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि नज़ला ज़ुकाम वाला जो वायरस होता है, नज़ला ज़ुकाम वाले वायरस को हम हर सीज़न के अंदर इतने सारे लोगों को फ्लू हो रहा होता है, हम इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? क्योंकि इस साल आपके जो नज़ला ज़ुकाम वाला वायरस है ना, वो अलग है। लेकिन आपने इस साल वैक्सीन तो बना लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो वाले वैक्सीन आपके नहीं चलेंगे क्योंकि वो वायरस म्यूटेट कर गया है। तो यहाँ म्यूटेशन की वजह से नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, फिर जब ये वायरस सेल के अंदर चला जाता है तो वाइट ब्लड सेल से तो ये वायरस कवर हो गया, अब वो तो इसको नहीं डिटेक्ट कर सकता, तो वायरस अभी आराम से प्रोटेक्टेड वहाँ पर हाइड होके बैठ जाता है। हाँ, सेल्स के अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे कि एक प्रोटेक्शन होता है, न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम्स का मतलब फंक्शन होता है जब भी डीएनए मिल जाए तो उसको टुकड़े टुकड़े करना। लेकिन उसमें भी वायरस क्या ट्रिक करता है कि अपना जो डीएनए होता है उसके अराउंड इनके कैप्सिड मौजूद होता है ना, प्रोटीन कोट मौजूद होता है। तो ये प्रोटीन कोट हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो न्यूक्लियस एंजाइम्स आप लोग बोलेंगे कि ये कैप्सिड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डैमेज नहीं कर सकते। ऑल्दो स्ट्रैटेजीज़ तो बहुत सारे होते हैं वायरस के, लेकिन आप लोगों की बुक में ये थोड़े से डिस्कस किए हैं, तो बस मैंने भी यही करने हैं। हमें बताना भूल गया, ये इस वजह से मैं बुक से डायरेक्ट समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से अंदाज में लिखा है, कोई मुश्किल अंदाज में नहीं लिखा। न्यूक्लियस आर एंजाइम्स फाउंड इन द सेल दे ब्रेक डीएनए, ये तो खैर आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो ये आसान है। आगे बढ़ते हैं और ये छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये वाला लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। वायरसेस कैन पास अनफेवरेबल कंडीशन आउटसाइड होस्ट। होस्ट के बाहर अगर वायरस हो तो उनको कोई मसला नहीं होता, वो अनफेवरेबल कंडीशन पास कर सकता है, वहाँ पर आराम से वायरस जो है वो बैठा रहेगा। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगे तो वो होस्ट में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा, बैक्टीरिया और वायरस में। तो इसका मतलब वायरस अनफेवरेबल कंडीशन में भी काफ़ी हद तक सर्वाइव कर सकता है। देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या लिखा है। पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि वायरस अनलाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड फूड टू सर्वाइव। ये तो सबसे पहले जस्टिफिकेशन की है कि यहाँ पर हमारे पास इन केस ये वाला वायरस पड़ा है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे सर्वाइव करता है। तो पहले ही सेंटेंस के अंदर इन्होंने आंसर दिया है, और वो ये है कि वायरस को तो फूड ही नहीं चाहिए। वायरस तो लिविंग थिंग्स की तरह फूड नहीं यूज़ करता, तो जब फूड नहीं यूज़ करता तो सारे का सारा जो जंग हम कर रहे होते हैं वो तो फूड के लिए नॉर्मली हम कर रहे होते हैं। तो वायरस को तो फूड ही नहीं चाहिए, तो वो आराम से साइड पे बैठा रहेगा, कोई उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, ना वो किसी के साथ इंटरेक्शन करेगा, ना वो किसी के साथ फाइट करेगा कि मुझे फूड दे दे। सो पहला पॉइंट तो ये है कि उनको फूड नहीं चाहिए, तो वो आराम से बैठा रहेगा, कोई एनर्जी उनको नहीं चाहिए। दे रिमेन डॉर्मेंट आर इनएक्टिव आउटसाइड द बॉडी। सो यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी के आउटसाइड चूँकि ये वायरस है तो यहाँ पर सिंपल डॉर्मेंट होगा। डॉर्मेंट आप समझिए ख्वाबीदा होगा, इनएक्टिव होगा, कोई प्रोसेसेस, कोई मेटाबॉलिज्म, कोई एक्टिविटी, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता,
पहली बात तो ये है, बीइंग टाइनी दे आर नॉट थ्रेटन्ड बाय एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस बंदे के लिए, ये वाला जो बंदा आपको नज़र आ रहा है, इस बंदे के लिए बहुत सारे मसले हैं। एक मसला तो इनके लिए ये है कि फूड चाहिए, तो इस वजह से भाग दौड़ लगाई होती है, और दूसरा इन्होंने अपने आप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाना है। अब वायरस के लिए दूसरा भी मसला नहीं है, ये असल में इतना ज़्यादा छोटा है कि इसमें कोई डिज़ीज़ काज ही नहीं कर सकता। तो जब डिज़ीज़ काज ही नहीं कर सकता तो इनको कोई टेंशन नहीं होती, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होता कि कोई आएगा और मेरे में डिज़ीज़ काज कर देगा। कोई हॉस्पिटल जाने की, कोई टेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट थ्रेटन्ड बाय एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्मॉल इन साइज़ है ना, तो जब स्मॉल इन साइज़ है तो कोई प्रॉब्लम इसके लिए नहीं होगा। सो आउटसाइड द होस्ट सेल फिर भी ये ज़िंदा रह सकता है। हाँ, अगर इन केस वायरस इतना ज़्यादा इम्यून है, इम्यून का मतलब इतना ज़्यादा आराम से सुकून से बैठा है कि इनमें कोई डिज़ीज़ भी नहीं काज कर सकता, इनको फूड भी नहीं चाहिए होता, तो मसला फिर क्या हो सकता है वायरस के लिए? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में वायरस को सोचना चाहिए और उनसे अपने आप को बचाना चाहिए? तो लिखा है कि देयर ओनली कंसर्न वुड बी द pH एंड टेम्परेचर। वायरस के लिए जो सबसे बड़ा इशू हो सकता है, जो कि वायरस को डैमेज और डिस्टर्ब कर सकता है, वो है चेंज इन pH और चेंज इन टेम्परेचर। असल में आप लोग पढ़ते हैं कि वायरस के पास DNA होता है, और DNA के साथ साथ आप लोग पढ़ते हैं कि प्रोटीन कोट होता है। अब प्रोटीन कोट क्या है, वो हाई टेम्परेचर की वजह से भी डीनेचर हो सकता है, और pH की वजह से भी, चेंज इन pH की वजह से भी डीनेचर हो सकता है। तो वायरस के लिए जो सबसे बड़ा मसला होगा वो यही होगा, pH में चेंज आना, टेम्परेचर में चेंज आना। बाकी फूड ना मिले कोई मसला नहीं है, डिजीज़ में वैसे भी कोई नहीं काज कर सकता। The virulence of virus outside host cell is maintained for a certain period of time, and the time period depends upon what virus is and our pH and temperature of the medium is. हमारा टॉपिक चूंकि यही चल रहा है ना कि वायरस अगर इन केस आउटसाइड द होस्ट सेल हो तो वो क्या होगा, वो सरवाइव करेगा। तो लिखा है कि अगर आउटसाइड द होस्ट सेल वायरस मौजूद हो तो बाकायदा उसका विरुलेंस रहेगा। इसका मतलब वो डिज़ीज़ अभी भी काज कर सकता है, लेकिन ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये टाइप ऑफ वायरस पे डिपेंड करता है कि कितने अरसे के लिए वो विरुलेंट होगा और उसके बाद वो डिज़ीज़ नहीं काज कर सकता। ये तो एक टाइप ऑफ वायरस पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिस्कस किया है कि pH टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर वायरस होगा, देर आर चांसेस कि pH उसको डैमेज कर दे, तो फिर ये विरुलेंट नहीं होगा, फिर ये डिज़ीज़ नहीं काज कर सकता। आप बोलेंगे कि ये डैमेज नहीं काज कर सकता, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि इट कैन बी सेड दैट दे अंडरगो डोरमेंट पीरियड as they do not have any metabolic activity outside living host. However, genome of the virus remain viable for long outside the host cell. ये सेंटेंस के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक को क्या कर दिया है, समराइज कर दिया है कि ये हमारे पास एक होस्ट है और ये हमारे पास यहाँ पर एक वायरस है। तो लिखा है कि हम बोलेंगे कि ये जो वायरस है जब भी आउटसाइड होस्ट के बाहर हो ना, तो आप लोग बोलेंगे कि ये डॉर्मेंट फेज़ में है। डॉर्मेंट फेज़ मीन ये रेस्टिंग फेज़ में है, कोई मेटाबॉलिज्म इसके अंदर नहीं चल रहा, कोई एक्टिविटी इसके अंदर नहीं चल रही, ये यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे ही इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये प्रॉब्लम क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए इनका DNA एक्टिव होता है। मैंने कभी जिक्र किया होगा या आगे मैं भी करूँगा कि DNA काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, वो डैमेज जल्दी नहीं होता। तो हम इनको अगर मौका मिल जाए तो ये DNA या जो इनका RNA होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, बस एक दो बातें डिस्कस की है आसान सी कि जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं कैन इनफैक्ट सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड आउटसाइड द होस्ट, वेयर इन्वेलप्ड वायरसेस सर्वाइव फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बस सिंपल सी बात ये है, दो तरह के वायरसेस हम पढ़ते हैं, नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस पढ़ते हैं और दूसरा हम पढ़ते हैं इन्वेलप्ड वायरसेस। तो आपको ये बता रहे हैं कि इन्वेलप्ड वायरसेस जितने भी होते हैं ये वीक होते हैं तो ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ये शॉर्ट पीरियड के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, सर्वाइव हो सकते हैं।
नॉन इन्वेलप्ड वायरस जो है उसके हवाले से डिस्कस किया है कि ये स्टबर्न होते हैं या ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आउटसाइड द होस्ट सेल रह सकते हैं सेवरल डेज़ के लिए, और फिर भी इनको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब रीज़न क्या है कि लाइक नॉन इन्वेलप्ड वायरस स्ट्रॉन्गर है और इन्वेलप्ड वायरस जो है वो वीकर है। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को आंसर किया है कि बिकॉज इन्वेलप्ड वायरसेस rely on protein on the surface of membrane to attach to the host cell. This envelope is generally sensitive to the degradation to sunlight and normal cleaning procedure. लिखा है कि असल में इन्वेलप्ड वायरस के पास जो है ना इन्वेलप होता है, और वो इन्वेलप आप लोग पढ़ते हैं कि लाइपोप्रोटीन से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? लाइपोप्रोटीन से, लिपिड्स और प्रोटीन से। और इन लिपिड्स और प्रोटीन्स को सनलाइट भी डैमेज कर सकता है, या कोई क्लीनिंग प्रोसीजर मीन कि आप सोप से हाथ धो लेते हैं, वाटर पानी से हाथ धो लेते हैं, वो इस इन्वेलप को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। तभी इन्वेलप्ड वायरसेस वीकर होते हैं, क्योंकि वो अपने इन्वेलप पे रिलाई करते हैं। इन्वेलप नहीं होगा तो फिर होस्ट सेल में तो ये जा ही नहीं सकता। ठीक है, ये वाला टॉपिक आसान सा है। इसको मैं अगर समराइज़ करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि वायरस सेल के आउटसाइड एक नॉन लिविंग एंटिटी है। नॉन लिविंग एंटिटी इस वजह से है क्योंकि एक तो इसको फूड नहीं चाहिए, एक बात, दूसरे इसमें कोई डिजीज़ नहीं काज करता, दूसरी बात इसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, तीसरी बात ये ज़्यादा अरसे के लिए सरवाइव करके वहाँ पर रह सकता है। अगर इन केस वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल इतना ज़्यादा आराम से होता है, रेस्ट में होता है, तो फिर ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जो कि वायरस के लिए ख़तरा हो सकता है, कैसे इश्यूज़ कौन कौन से हैं? तो आप लोग बोलेंगे टेम्परेचर वायरस के लिए इशू है और पीएच इशू है, सनलाइट भी इशू हो सकता है, और कॉमन क्लीनिंग प्रोसीजर्स भी वायरस को डैमेज कर सकते हैं। पीएच और टेम्परेचर वायरस के लिए क्यों मसला है? क्योंकि आप लोग बोलेंगे ये प्रोटीन को डीनेचर कर रहे होते हैं। और सनलाइट एंड क्लीनिंग प्रोसीजर क्यों मसला होते हैं? आप लोग बोलेंगे कि ये वायरस के इन्वेलप को डैमेज कर सकते हैं। चूँकि डैमेज कर सकते हैं तो वायरस के लिए ये ख़तरात होंगे, इसकी मदद से उसके लिए मसला हो जाएगा। मेरे ख़्याल में कि इसमें कोई ख़ास इशू नहीं होगा, सिंपल से टॉपिक्स थे, इस वजह से मैंने इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लिया। लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग ज़रूर कर लेंगे, और मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो अगर इन केस आप लोग लेना चाहे तो वो लेंगे। जूम ऐप पे मैं आप लोगों के साथ लाइव डिस्कशन करता हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।